2026 आने वाला है जैसा कि, तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी? 2026 थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लेके आ रहा है। बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं अभी जहाँ पर ऑलरेडी रिसेशन दस्तक दे चुका है। क्या आपको लगता है गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस और बढ़ेंगे या फिर क्रैश आने की संभावना है? जो सेंट्रल बैंक्स थे दुनिया भर के, उन्होंने बेतहाशा गोल्ड खरीदा है। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट यूएस ट्रेजरी में जो थी उससे हटाकर गोल्ड में लगाई है। ये जो करेक्शन आई, रियल एस्टेट की प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आजकल नॉर्मल खरीदना भी बहुत मुश्किल हो गया है। क्या ये एक बबल बनता जा रहा है रियल एस्टेट का? गुड़गांव में आपने सुना होगा 190 करोड़ का अपार्टमेंट बिका, पर मुझे लगता है ऑलरेडी 5 साल में बूम आया है। तो अब आजकल की जनजी की सोच है कि पहले अभी कमा लेते हैं और उसको खर्च भी कर लेते हैं, क्योंकि बाद में पता नहीं बुढ़ापे में जिंदगी रही या न रही, तो वो सेविंग्स करने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जबकि जो हमारे फोर फादर्स थे या हमारे फादर्स थे, उनकी सोच है पहले अभी सेव कर लेते हैं, तो बाद में खर्च करेंगे, जो कभी हो ही नहीं पाता पॉसिबल, क्योंकि बूढ़े हो जाते फिर वो खर्च नहीं कर पाते। तो आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी सोच ज्यादा बेटर है? आप जो भी पैसा बचाते हैं 80% उसमें से आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, आप आगे पास ऑन कर देते हैं। जब दांत नहीं रहे तो आपकी गन्ना खाने की इच्छा है तो आप कैसे खाएंगे? एक 20 साल का कोई है जो जॉब कर रहा है, उसकी इनकम है 50,000 रुपए, वो अपनी 50 की उम्र में रिटायर होना चाह रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होगा? अगर वो 50 क्या, मैं कहता हूँ 40-45 में भी अगर रिटायर होना चाहता है, जो आजकल जेंजी बात करते हैं, तो मुझे लगता है उसको। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट है जिनका नाम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक अथॉरिटी बन गया है। इंडिया के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर, हार्वर्ड ट्रेंड इकोनॉमिस्ट और वो एक्सपर्ट जिनकी एनालिसिस पर देश के लाखों लोग अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में सीए शरद कोहली सर, और आज की इस पॉडकास्ट में हम 2026 का रोड मैप डिकोड करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें हम 2026 में और कहाँ करना सही रहेगा। आज की इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि गोल्ड के प्राइसेस में क्या देखने को मिलेगा, क्या और ये बढ़ेंगे या क्रैश आएगा, स्टॉक मार्केट का क्या हाल रहेगा, और कैसे हम 2026 में इन्वेस्ट करें कि हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले। तो आज इन सब टॉपिक पर हम पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं, तो चलिए हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर पॉडकास्ट में आने के लिए। सो मच सर, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है कि 2026 आने वाला है जैसा कि, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी? पहले तो अभय, आपको और आपके जेंजी वेदा के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरे ग्रीटिंग्स। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। 2026 थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लेके आ रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है, और मेरी अपनी इकोनॉमिक एनालिसिस कहती है कि रिसेशन के भी चांसेस पूरे हो सकते हैं। जो वैश्विक, जो वर्ल्ड ग्लोबल सिचुएशन है इस टाइम, उस पर देख के लग रहा है कि शायद रिसेशन आ सकता है। तो जब ऐसा होता है तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है वो थोड़ी सी उसी के अकॉर्डिंग ट्विक की जाती है, बदली जाती है। तो मुझे लग रहा है सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऐसे माहौल में रहती है कि आप मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट करें। मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि किसी भी एक एसेट क्लास पर ओवर डिपेंड ना करें। जैसे मैं नाम लेता हूँ कुछ एसेट क्लासेस का जो जनरली लोगों को मालूम है, पर मैं नाम लूँगा तो आपको याद आ जाएगा आपने उसमें किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। शेयर्स है, बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स है, गोल्ड एंड सिल्वर है, रियल एस्टेट है, कुछ लोग पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मेन जो है म्यूचुअल फंड्स हैं, ये मेन इन्वेस्टमेंट क्लासेस है। अब मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में आपका जो पोर्टफोलियो है वो इन सब एसेट क्लासेस में बटा हुआ होना चाहिए, यानी कि एक ही एसेट क्लास में सारा ना हो। मैंने बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जिन्होंने सारा पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ है, किसी ने सारा रियल एस्टेट में लगाया हुआ है, किसी ने सारा का सारा बैंक में ही रखा हुआ है, किसी ने खाली शेयर्स ले रखे हैं। अभी पीछे तो कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपना सब कुछ बेच के गोल्ड में लगा दिया, गोल्ड सिल्वर में लगा दिया। मुझे लगता है ये एक स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। वैसे भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक कहावत होती है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। ये बताता है कि आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में अपने रिस्क को स्प्रेड करना चाहिए। और ऐसे माहौल में जब ग्लोबल सिचुएशन ऐसी बन रही हो कि कुछ रिसेशन के आहट आ रही है, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त कुल 2.5% जीडीपी की रफ्तार से बढ़ रही है। इंडियन इकोनॉमी तो बहुत अच्छी जा रही है, पर ग्लोबल इकोनॉमी बहुत कम रेट से बढ़ रही है। और बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं अभी जहाँ पर ऑलरेडी रिसेशन दस्तक दे चुका है। उसमें अमेरिका भी है, भले कितना वो स्टॉक मार्केट उनकी ऊपर जा रही है, पर उसमें वहाँ रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है। यूरोप के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है। तो ऐसे में आपका रिस्क स्प्रेड होना चाहिए। आपको इन जो मैंने एसेट क्लासेस नाम लिए, थोड़ा सा बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में रखा, थोड़ा सा आपने म्यूचुअल फंड्स में रखा, थोड़ा सा आपने शेयर्स लिए, थोड़ा सा आपने रियल एस्टेट में रखा, कुछ लिक्विड भी रखा, कुछ प्रेशस मेटल्स में रखा, तो इसको फैला के रखना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ ये जानकारी देना चाहूँगा साथ में कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं
इस पॉडकास्ट को देखकर तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लीजिए। हम लोग यहाँ बैठ के एक एनालिसिस कर रहे हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, एक जनरल व्यू उस पे दिया जा रहा है कि ऐसे माहौल में किस प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि प्रेशियस मेटल्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करें, तो क्या आपको लगता है गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस और बढ़ेंगे या फिर एक क्रैश आने की संभावना है इसमें? देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर की अगर हम गोल्ड की बात करें खाली, तो $4,381 तक गया था जी। ये मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। और न्यूयॉर्क में कॉमेक्स है जहाँ से गोल्ड की प्राइस खुलती है। हम लोग 10 ग्राम में नापते हैं, वो लोग इसको आउंस में नापते हैं। करीब 31-32 ग्राम का एक आउंस होता है। वो लोग इसको आउंस में नापते हैं। उसी प्राइस को यहाँ कन्वर्ट करके डॉलर से रुपए में लाया जाता है, रुपए से फिर उसको आउंस से उसको 10 ग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए मैंने वो बोल दी क्योंकि यहाँ पर 22 कैरेट की अलग होती है, MCX में अलग होती है, स्पॉट गोल्ड अलग होता है, वगैरह वगैरह। तो मैं वो एक यूनिफाइड प्राइस है, इसलिए मैं उसको बेस लेके चल रहा हूँ। तो $4,381 पर गई। उसके बाद ये करेक्ट होके $3,900 तक भी आ गई। फिर उसके बाद रिकवर करके अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो 4,000 और $4,100 के बीच में आके स्टेबलाइज हो गई है, टिक गई है। इसको हम बेस प्राइस मान रहे हैं, पर अंडरटोन अभी भी बुलिश है। उसकी वजह क्या है कि जिस कारण से प्राइस बढ़ी थी वो कारण, कुछ एक कारण थोड़े से डाइल्यूट हुए हैं, पर ज़्यादातर कारण अभी बने हुए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बनी हुई है, रशिया यूक्रेन का वॉर। हम लोग यहाँ पर अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ में इतने मशरूफ़ हो जाते हैं कि हमें पता नहीं लगता दुनिया में क्या हो रहा है। रशिया यूक्रेन का वॉर बहुत एग्रेवेट हो चुका है और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया है 27 नवंबर का कि आप अपना जो लैंड रशिया ने कब्जा किया उसको सरेंडर कर दीजिए और सरेंडर करके इस लड़ाई को ख़त्म करिए, वरना आपको रशिया छोड़ेगा नहीं। तो ऐसी भी उन्होंने कह दिया। और एक तरफ ज़ेलेंस्की साहब जो है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर प्रेशर है कि वो कैसे सॉवरेनिटी अपनी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, एक तिहाई हिस्सा अपनी देश का दे दें किसी को प्रेशर में आके। तो वहाँ पर और भयानक लड़ाई छिड़ चुकी है और नेटो और रशिया के बीच में भी टेंशन बढ़ गई है। जापान चाइना के बीच में भी कुछ टेंशन बढ़ी हुई है। इधर अमेरिका ने जो लैटिन अमेरिका के कुछ देश है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इन देशों पर अपने उनकी शिप्स पर अटैक बढ़ा दिए हैं ड्रग्स की वजह से और कारणों से। तो मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी बनी हुई है। जियो इकोनॉमिक टेंशन्स की हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ का 2 अप्रैल से शुरू किया था, रेसिप्रोकल टैरिफ्स का, वो टैरिफ्स बाकायदा लगे हुए हैं अमेरिका में। उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है इस समय, $30 ट्रिलियन की इकॉनमी है, GDP की बात करें, वहाँ पर $38 ट्रिलियन का उनके ऊपर उधार चढ़ चुका है। तो 30 ट्रिलियन की GDP, 38 ट्रिलियन उधार, मतलब 130% GDP टू डेट रेशियो हम बोलते हैं, बहुत खतरनाक है। कैसे अमेरिका उसको वापस करेगा? वो डॉलर छापता जाता है और डॉलर छापते जाना, आपने देखा होगा कोविड में भी उन्होंने धड़ाधड़ डॉलर छापे। उसकी वजह से, महंगाई की वजह से वो लोग जूझते रहे, वो स्ट्रगल करते रहे। बहुत बड़ी मुश्किल से महंगाई उनकी काबू में आई, सालों लग गए। जब भारत की महंगाई जल्दी नियंत्रण में आ गई थी, उनको 2-3 साल लग गए इस महंगाई को काबू करने में। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की हालत ख़राब होना, चाइना में भी स्लो डाउन देखा जा रहा है। तो ऐसे माहौल में जो गोल्ड के बढ़ने के कारण है, जब जब अनसर्टेनिटी आती है, जब जब ग्लोबल रिस्क होता है, तब तब गोल्ड चढ़ता है। उसको सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, यानी कि एक हेज माना जाता है कि जब दुनिया में माहौल अच्छा ना हो तब ये हो। आपने देखा होगा न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात खुलेआम हो रही है। US कह रहा है कि जब बाकी देश न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। उन्होंने करा भी पीछे, ज़्यादा लोगों को पता नहीं लग पाया। वर्ल्ड वॉर 3 ज़्यादा बात करे जाने लगा है। पहले ये शब्द टाबू था, मतलब इसको नाम नहीं लिया जाता था, अब ये ज़्यादा जिक्र होने लग गया है। तो इन सब को देखते हुए वो कारण बने हुए, जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल दोनों रीजंस बने हुए हैं। कुछ एक रीजंस डाइल्यूट हुए हैं, कुछ एक टैरिफ्स, रशिया, चाइना और अमेरिका के बीच में जो टेंशन हो गई थी ट्रेड की, वो थोड़े हद तक सेटल डाउन हो गई है। उन्होंने 1 साल के लिए रेयर मिनरल्स अपने भेजने के लिए रोक जो लगाई थी वो हटा ली है। अमेरिका ने 10% टैरिफ हटा लिए। एक टेम्परेरी क्विक फिक्स टाइप सोल्यूशन हुआ है। और सबसे बड़ी बात अब है इसमें समझने वाली ये है कि जो सेंट्रल बैंक्स थे दुनिया भर के, उन्होंने बेतहाशा गोल्ड खरीदा है पिछले कुछ सालों में। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट US ट्रेजरी में जो थी उससे हटाकर गोल्ड में लगाई है। ये जो करेक्शन आई $4,381 से लेके $3,900 तक, सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड नहीं बेचा। तो जब तक सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बेचने का संकेत नहीं देते हैं, तब तक मुझे लगता है गोल्ड में ज़्यादा बड़ी करेक्शन नहीं आएगी। और अगर ज़्यादा बड़ी करेक्शन नहीं आती है
तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड का अंडरटोन अभी बुलिश है। गोल्ड कंसोलिडेट करके आपने देखा होगा $3900 गया, वापस 4000 और $4100 के बीच में, बल्कि एक हफ्ता पहले तो $4200 भी चला गया था। तो इसलिए अभी अंडरटोन बुलिश है। जब जब नीचे जा रहा है लोग खरीद रहे हैं, बैंक्स भी खरीद रहे हैं, बड़े निवेशक भी इसको खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, क्योंकि जो ETFs है उसके पीछे गोल्ड बैकिंग रखनी पड़ती है। वो ETFs भी लगातार अपनी बैकिंग गोल्ड की स्ट्रांग बना रहे हैं, क्योंकि उसमें जैसे जैसे निवेश आता है आपको अपना गोल्ड रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अंडरटोन गोल्ड की बुलिश है। तो आप अगर इसको कोई भी व्यक्ति, हालांकि अपनी, जैसा मैंने कहा, अपने निवेश सलाहकार से, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ के करें, पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसको 2 से 5 साल तक रखेंगे तो ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। और आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20% गोल्ड होने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके पास है तो उसमें से 15-20 हज़ार रुपये आप गोल्ड और सिल्वर में रख सकते हैं। सिल्वर की मैं बात करूं तो सिल्वर का तो इंडस्ट्रियल यूज़ भी है और सिल्वर की शॉर्टेज है। सोलर पैनल्स में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में सिल्वर यूज़ होता है। तो एक तरफ जहाँ सोने की इन्वेस्टमेंट की डिमांड है, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। तो सिल्वर का भी साथ साथ चलना लाजमी है, वो भी साथ साथ चल रहा है। तो दोनों प्रेशियस मेटल्स पे मैं एक अच्छा निवेश मानता हूँ। बाकी आप, जिसने हमको जो सुन रहे हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बार बार कहते सलाह ले लें। और सर जैसे कुछ लोग डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, जो पेटीएम, जो गुल्लक वगैरह ऐप हैं, इन पे इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या इन पे इन्वेस्ट करना सेफ है या हमें गोल्ड ETF पे बेटर इन्वेस्ट करना? डिजिटल गोल्ड देखिए रेगुलेटेड नहीं है। अभी सेबी ने भी पीछे वार्निंग दी थी कि डिजिटल गोल्ड पर आप जो है आप सोच समझ के करिए, हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। इससे बेहतर है कि ETFs में करें। डिजिटल गोल्ड बहुत सारे लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोना होता है, कि बहुत सारे आसान हो जाता है लोगों ने कर दिया, क्योंकि उसमें आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है। पर मुझे लगता है कि वो अनरेगुलेटेड चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब तक तो प्राइस ऊपर जा रही है तब तक ठीक है, पर अगर किसी वजह से प्राइस गिर गई या वो आपका पैसा लेके भाग गए, किसी प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ नहीं लेते हम, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए सेबी ने वार्निंग दी है कि आप डिजिटल गोल्ड में, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप अपने उससे अपनी सोच समझ के करिए और कोशिश करिए कि ETFs में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली करना भी है तो आप ETF पे करिए। ETF एक रजिस्टर्ड AMC चलाती है, उसके पीछे गोल्ड की बैकिंग होती है और सेबी का उस पर कंट्रोल होता है, जवाबदेही होती है। डिजिटल गोल्ड पे कोई भी जवाबदेही नहीं है। कल को कुछ हो जाए तो आपका पैसा डूबेगा, वो आपकी अपनी जिम्मेवारी है। एंड सर जैसे गोल्ड के प्राइसेस हर एरिया वाइज ही है, मतलब स्मॉल 50-60 किलोमीटर की एरिया वाइज भी डिफरेंट करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, गोल्ड की जो प्राइस है, जैसा मैंने कहा, जो ओरिजिनेट करती है वो कॉमेक्स से करती है और लंदन बुलियन मार्केट, 2 बड़ी दुनिया की मार्केट्स हैं जहाँ से गोल्ड की प्राइस ओरिजिनेट करती है, एमिनेट करती है। तो वहाँ से जब एमिनेट करती है तो यहाँ पर MCX में वो गोल्ड ट्रेड किया जाता है, यहाँ पर खुलती है। प्लस स्पॉट गोल्ड, जहाँ सराफा बाजार एसोसिएशन जो है इंडिया की, वो खोलती है, वो बॉम्बे में, दिल्ली में, बाकी शहरों में, इंदौर में, जयपुर में अलग अलग रेट पर खुलता है। उसमें ये भी होता है अबे कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है स्पॉट गोल्ड की, मतलब जो गोल्ड मान लीजिए वो सोर्स किया जा रहा है दिल्ली से या इंपोर्ट किया जा रहा है दिल्ली से। बाय द वे मैं बता दूं आपके जेनजी वेदा के सभी फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स, क्योंकि इंडिया में जितना भी गोल्ड है 99% इंपोर्ट किया जाता है। तो इंपोर्ट करके वो कहाँ लैंड कर रहा है? अगर मान लीजिए दिल्ली में लैंड कर रहा है और ज़्यादा डिमांड मान लीजिए जयपुर से आ रही है, तो जयपुर जब जाएगा तो आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट उसकी लगेगी, तो इसलिए प्राइस फ़र्क हो। जितना दूर अपने सोर्स से जाता जाएगा और जितनी उसको हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, इसलिए आपको ये फ़र्क दिखाई देता है। 500 रुपये का, 1000 रुपये का, कई दफ़े 1200 रुपये का, 1500 रुपये का भी दिखता है, कई बार 5-5 हज़ार रुपये तक का अंतर मिल जाता है। 5-5 हज़ार का जो फ़र्क है, मुझे लगता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेबलाइज हो जाता है। पर यदि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि इसको हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आर्बिट्राज कहते हैं। आर्बिट्राज का मतलब होता है एक जगह से खरीदा दूसरी जगह बेच दिया। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आइडिया आता है कि भाई हम यहाँ से खरीद के वहाँ बेच दें। मुझे नहीं लगता ये इतना अच्छा आइडिया है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको फिजिकली गोल्ड को कैरी करना पड़ेगा। आपने मान लीजिए कोई बार लिया, कॉइन लिया, कोई पीस ऑफ ज्वेलरी ली, आप उसको यहाँ से मुंबई लेके जाएंगे, यहाँ से जयपुर ले जाएंगे, इंदौर ले जाएंगे, वो कोई समझदारी का काम नहीं लगता, ना तो वो सेफ़ है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि प्राइस जैसे जैसे सेटल होती है, डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है। कभी कभी किसी शहर में शॉर्टेज हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब तक वहाँ पर सप्लाई आ रही है तब तक के लिए महंगा मिलता है। हो सकता है बेचने गए तब तक एक दिन पहले वहाँ सप्लाई आ गई, एकदम से प्राइस नीचे आ जाएगी। तो ये कोई बहुत अच्छा स्टार्टअप आइडिया नहीं है कि आप इसको आर्बिट्राज करें। किसी को कभी फ़ायदा हुआ हो तो मैं उस पर सवाल भी नहीं उठाता, पर इट्स नॉट अ वेरी सस्टेनेबल बिजनेस जिसको हम बोलते हैं।
एंड सर जैसे गोल्ड लोग फिजिकल गोल्ड ले लेते हैं तो लोग जनरली घर पे रखने के बजाय बैंक लॉकर में रख देते हैं जाके, तो बैंक लॉकर में रखना सेफ है या अपने घर में रखना चाहिए उन्हें? देखिए बैंक लॉकर वैसे तो सिक्योर्ड होता है, उस पे बहुत बड़ा आपने देखा होगा लोहे का दरवाज़ा होता है और बड़े भारी भरकम जी। उसके लॉक लगे होते हैं, बैंक के ऑफिशियल्स की निगरानी में होता है, उसकी एक चाबी आपके पास होती है, एक चाबी उनके पास होती है। पर आपको लॉ पता होना चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स ये कहते हैं कि आप जितना लॉकर रेंट देते हैं, मान लीजिए आपका लॉकर रेंट साल का 1500 रुपये है, तो उससे 100 गुना उसका इंश्योरेंस होता है। तो 1500 का आपका लॉकर रेंट है तो 1.5 लाख तक का जो सामान लॉकर में रखा है वो तो इंश्योर्ड रहेगा। अगर कल को भगवान ना करे कुछ हो जाता है, कोई डैमेज हो जाती है, बहुत सारे लॉकर सुनने में आए ऐसे किस्से, कई बार टूटे हुए भी मिले, लोग गए कुछ महीने बाद, साल बाद, तो उसके लिए बैंक उतना ही जिम्मेवार होगा जितना आपका लॉकर रेंट का 100 गुना है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बैंक लॉकर पर बहुत ज़्यादा सामान रखना चाहिए। कैश तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, सारे लोग कैश भी रखते हैं, बैंक के रूल्स के हिसाब से आप कैश लॉकर में नहीं रख सकते। ज्वेलरी के आइटम थोड़े बहुत हैं, आप शादी में जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको लगता है घर आपका सेफ नहीं है, आप लॉकर का इस्तेमाल करिए। पर बैंक के लॉकर का इस्तेमाल अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। तो बैंक का लॉकर सेफ नहीं है, इसीलिए अब है ETFs ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। गोल्ड सिल्वर ETFs होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, एक तरह से म्यूचुअल फंड होते हैं। उसमें आपका डीमैट अकाउंट में पड़ा रहता है, वो सेफ है, आपका पासवर्ड है, आपका ID है, और उसको एक डिपॉजिटरी हैंडल करती है, म्यूचुअल फंड की निगरानी में रहता है, सेबी का रेगुलेटेड है। तो मुझे लगता है ETFs इसीलिए पॉपुलर हो रहे हैं। बाकी आपके पास अगर घर पर सुरक्षित जगह रखने की, तो बार्स, कॉइन्स, ज्वेलरी लोग रखते हैं। जितना आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं रखने में, आप उतना कर सकते हैं। पर आई थिंक ETFs इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो सर जैसे हमने गोल्ड और सिल्वर पे काफ़ी बात कर ली, हम थोड़ा रियल एस्टेट पे आते हैं। जब किसी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, थोड़ा ठीक ठाक भी पैसा आ जाता है, सबसे पहले लोग गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर दूसरा रियल एस्टेट। तो जैसे आजकल आज नोएडा या दिल्ली में देख लीजिए, गोल्ड रियल एस्टेट के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आजकल नॉर्मल खरीदना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या ये एक बबल बनता जा रहा है रियल एस्टेट का, इसके प्राइस कम आएंगे या फिर इसकी डिमांड ऐसे ही बढ़ती जाएगी और प्राइस ऐसे ही बढ़ेंगे? देखिए पहले तो रियल एस्टेट का अक्रॉस द कंट्री प्राइस नहीं बढ़ रही है। जहाँ ज़्यादा प्राइस बढ़ती दिख रही है, आप देखेंगे या तो अल्ट्रा लग्जरी में बढ़ रही है। जो अल्ट्रा लग्जरी, जो बहुत अल्ट्रा रिच जो इस्तेमाल करते हैं, गुड़गांव में आपने सुना होगा 190 करोड़ का अपार्टमेंट बिका। अभी एक रियल एस्टेट फर्म ने, मैं उसका नाम नहीं लेके उसको फ्री एडवर्टाइजमेंट नहीं देना चाहता, उसने 100 करोड़ के अपार्टमेंट अभी लॉन्च किए हैं। 10 करोड़ 15 करोड़ के अपार्टमेंट गुड़गांव जैसी जगह में आम हो गए हैं। उस सेक्शन में तेज़ी महसूस की जा रही है क्योंकि वहाँ पर पैसा बहुत है, वो पैसा जल्दी से चेस करके लोग उसको ले लेते हैं क्योंकि उनको थोड़े स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, उनको लगता है हम ऐसी जगह रहे जहाँ हमारे जैसे लोग रहते हैं, वगैरह वगैरह। या फिर बहुत लोअर सेक्शन में प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वहाँ पर प्राइस जल्दी बढ़ती है। बीच के जो सेक्शन है वहाँ प्राइस नहीं बढ़ रही। आपने नोएडा का, दिल्ली का, गुड़गांव का नाम लिया। कोविड के बाद से और 2025 आज तक ये सच है कि रियल एस्टेट में एक बूम आया है, पर मुझे लगता है एक सिक्लिकल प्रोसेस होता है कि रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ती हैं, फिर उसके बाद एक करेक्शन आता है। पहले ऐसे बढ़ती हैं, फिर एक प्लेटो फेस आता है, फिर रुक जाती है, फिर उसके बाद थोड़ी करेक्शन भी आती है। तो रियल एस्टेट में और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रियल एस्टेट इतनी जल्दी आप लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर बेचना हो अपना मकान, हो सकता है बिक जाए 15 दिन, महीने में, हो सकता है आपको साल 2 साल भी लग जाए उसको बेचने में। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के करना चाहिए। आप एरिया का पहले सर्वे करिए। आप जाएंगे किसी बिल्डर डेवलपर के पास, वो तो यही कहेगा भैया आज आप 1.5 करोड़ का ले रहे हो, आपका आराम से 2 साल बाद 2 करोड़ का बिक जाएगा। नॉर्मली आपको ये सुनाई देगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ना तो वो कोई ज्योतिषी है, ना उसने उसको मार्केट की गारंटी लेता है। ये उस समय मार्केट के हालात कैसे हैं इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर सप्लाई ज़्यादा आ गई तो हो सकता है प्राइस फिर ना बढ़े, आपको बेचने में दिक्कत आए, और हो सकता है आपको अपनी प्राइस खरीदी हुई से भी कम पे बेचना पड़ जाए अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं। तो रियल एस्टेट में एक तो पहली बात, सब एरिया के हिसाब से यूनिफॉर्म रिटर्न नहीं है। दूसरी बात, ऑलरेडी 5 साल में बूम आया है, तो अब करेक्शन की उम्मीद की जा रही है कि एक साइकिल होती है, पूरी घूमती है। ऐसा माना जा रहा है कि वो करेक्शन आ सकती है, क्योंकि सप्लाई होता क्या है कि जब बूम आता है तो बहुत सारे डेवलपर्स, बिल्डर्स आ जाते हैं एक साथ। आप देखेंगे लाइन लग जाती है। आप कोई भी अखबार खोल के देखें, फुल पेज के आपको एड्स दिखेंगे। यहाँ पर वो आपको दुनिया भर की बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी दिखाएंगे, क्लब हाउस दिखाएंगे, पूल दिखाएंगे, ये एमेनिटीज़, वो एमेनिटीज़, और 2-2, 3-3, 4-4 साल बाद प्रोजेक्ट पूरे होंगे। तो 3-4 साल बाद क्या परिस्थिति होगी हम उसके बारे में आज नहीं कह सकते।
जैसे आज जो परिस्थिति है, अब 4-5 साल पहले थी, हम उसके बारे में नहीं बता सकते थे। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कमिटमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। मैं किसी बिल्डिंग कम्युनिटी पर क्रिटिसाइज़ नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको रहने के लिए लेना है तो जहाँ चाबी मिल जाए, आपको रेडी टू मूव इन हो, पोजेसन मिल जाए, आप उसको ले सकते हैं। हो सकता है प्राइस उसकी बढ़ भी जाए, तो ये आपको बहुत सर्वे करना पड़ेगा। एक इन्वेस्टमेंट में कहावत होती है इंग्लिश में, इफ़ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू शुड वर्क फॉर योर मनी फर्स्ट। अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो पहले आपको अपने पैसे के लिए थोड़ी भागदौड़ करनी चाहिए। पर होता क्या है, नॉर्मली मैं देखता हूँ लोग कहा सुनी में आके किसी ने कहा, अरे तुमने लिया, चलो हम भी ले लेते हैं, मुझे भी एक दिलवा दो यार, मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, चलो तुम भी ले लो। तो लोग हियर इन से एडवाइस से चलते हैं। मुझे लगता है कि पैसा हार्ड अर्नड होता है, मेहनत से कमाया जाता है, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए, रुक रुक के करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मैंने जनरली इन्वेस्टमेंट 80% लोग जल्दबाजी में करते थे, सुन के किया, दोस्त ने किया, रिश्तेदार ने किया, कहीं इंटरनेट पे देख लिया। जैसे गोल्ड में भी अभी जल्दबाजी में ही किया किया जा रहा है, लोग हाँ, मतलब देखते हैं बढ़ते जा रहा है प्राइस। मतलब एक हवा चली तो आपने कर दिया। मुझे लगता है पैसे को आप जितना भी समय लगा के इन्वेस्ट करेंगे, ये मत सोचिए कि आपके 2 महीने निकल गए, इन 2 महीने में तो मैं इतना बना लेता, मेरे तो पैसे ऐसे ही पड़े रह गए हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। जितना आप पैसे के लिए लेग वर्क करेंगे, और खासकर प्रॉपर्टी के लिए तो भाई बहुत लेग वर्क चाहिए होता है। आप जाइए, साइट पे जाइए, आसपास देखिए क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, सिविक एमिनिटीज़ हैं कि नहीं है, वहाँ आसपास पता करिए इन प्रॉपर्टी में 2 साल पहले कितने की थी, अब कितने की है। आगे बहुत सारे लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, ब्रोकर से मिलिए, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनसे कोशिश करिए मिलने की, उनसे बातचीत करिए, पानी कैसा है, बिजली की सप्लाई कैसी है, सड़कें कैसी हैं, आसपास हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं, स्कूल्स हैं कि नहीं। तो रियल एस्टेट तो बहुत लेगवर्क मांगता है। लोग क्या करेंगे, 1-2 बार विजिट करेंगे, बस उसके बाद ले लेंगे। मुझे लगता है प्रॉपर्टी लेने के लिए कम से कम 2-3 महीने आराम से बिल्कुल सोच के, हो सकता है आपको नई नई चीज़ें वहाँ पता लगे जितना आप वेट करेंगे। तो रियल एस्टेट सब जगह एक जैसा नहीं है। कुछ कुछ पॉकेट्स हैं अल्ट्रा लग्जरी, जैसा मैंने कहा, कुछ सेगमेंट्स में और कुछ एरियाज़ में आगे ग्रोथ की उम्मीद है, पर सभी एरियाज़ में अक्रॉस द बोर्ड कहें तो ऐसा नहीं रहा। तो जैसे सर एक नॉर्मल जो मॉडल क्लास फैमिली है, उसकी एक लिमिटेड इनकम होती है, और जनरली ऐसा देखा जाता है कि 15-20 तारीख आते आते जो इनकम होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो सेविंग्स करने का सोचते हैं लेकिन सेविंग्स कर नहीं पाते। तो एक अगर मनी मैनेजमेंट के लिए आप बताना चाहें कोई तरीका कि एक मिडिल क्लास इंसान जो एक नॉर्मल इनकम कमा रहा है 40-50 हज़ार रुपये महीना, वो कैसे अपनी मनी मैनेज कर सकता है? अब मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका जो करने का है कि अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले कुछ जोड़ के रखना पड़ेगा। पैसे को ही पैसा खींचता है। राइट। एक कहावत होती है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, सुनी होगी आपने, बोला जाता है पैसा ही पैसे को खींचता है। अब किसी की लॉटरी निकल आए तो अलग बात है, किसी को वसीयत में मिल जाए मोटा पैसा तो अलग बात है, वो उन दो को पॉसिबिलिटीज़ को मैं एक तरफ रख देता हूँ। पर अदरवाइज जितने लोग अमीर बने हैं, वो पैसा जोड़ के उन्होंने उस पैसे को मल्टीप्लाई किया है, उस पैसे को ग्रो किया है, उस पैसे से वेल्थ बनाई है। तो लोग गलती क्या करते हैं कि वो सेविंग नहीं करते हैं। और अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो, पर आपने जो सवाल पूछा वो भी बहुत वाजिब है कि भाई 15-20 तारीख तक आते आते आपकी सैलरी वैलरी जो भी है वो ख़त्म हो जाती है, तो कुछ बचता ही कुछ नहीं है। तो इसमें जो फाइनेंस का रूल जो हम फॉलो करते हैं, जो मैं बताता हूँ, वो ये है कि जैसे ही आपकी सैलरी आए, चलिए आपकी बात का मैं सीधा जवाब दे देता हूँ। मान लीजिए आपने कहा 50,000 सैलरी है, तो 50,000 आपकी सैलरी है, तो आप क्या करिए, जैसे ही सैलरी आए, मुश्किल काम है जो मैं बताने जा रहा हूँ, पर अगर आप कर लें तो ये आपको अमीर ज़रूर बना देगा कुछ हद तक। 50,000 सैलरी आई, आप मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 है, 50 नहीं है। आप क्या करिए, जिस बैंक अकाउंट में सैलरी आई उसमें से 10,000 रुपये निकाल के एक दूसरे बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें डाल दीजिए। सो फर्स्ट स्टेप टू मनी मैनेजमेंट इज सेविंग्स। अब आपको 40,000 में गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो कहते हैं 50 भी कम पड़ता है, ये कह रहे हैं 40 में गुजारा करो। पर अगर आप चाहते हैं कि, जैसा मैंने कहा, माया को माया मिले, अगर आपके पास कुछ कॉर्पस नहीं होगा, कुछ पैसा इकट्ठा नहीं होगा, तो आप और पैसा बनाने में आपको कठिनाई आएगी। कठिनाई क्या है, आप बना ही नहीं पाएंगे, तो पैसा ही इन्वेस्ट करके आप पैसा बनाएंगे। तो पहला स्टेप है सेविंग्स। बाकी मनी मैनेजमेंट तो ये होता है कि आप अब जैसे ही सैलरी आए तो एक बजट बना के चलिए। देश के भी आप देखिए 1 फरवरी को बजट आता है, पहले से सब डिसाइड किया जाता है, इसमें इतना लगाएंगे, इसमें एग्रीकल्चर में इतना लगाएंगे, इंडस्ट्री में इतना लगाएंगे, तनख्वाहें इतनी की जाएंगी, टैक्स इतना आएगा। तो आपको अपना एक बजट बना लेना चाहिए। और वो जो सेविंग्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ,
उसको इकट्ठे करते जाइए और खाली सेविंग पे मत रुकिए। उस सेविंग को जब जब इकट्ठी हो तो उसको इन्वेस्ट करने का फिर अगला स्टेप होता है, उसको इन्वेस्ट करिए। आप इन्वेस्ट करके ही अमीर बन सकते हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज मैंने अभी छोड़ दी, लॉटरी निकल आई एक साथ, या किसी को वसीयत में, यानी कि उसको इनहेरिटेंस से बहुत बड़ा पैसा अचानक मिल गया, कहीं से कोई कोई प्राइज जीत लिया। उन पॉसिबल वो सबके साथ नहीं होता, वो कोई लाखों में एक होता है, तो इसलिए मैं उसको एक तरफ रख देता हूँ। बाकी जो अमीर बनने का यही है कि आपको कोई आपने ऐसा एसेट में इन्वेस्ट किया जो एकदम से ग्रो कर गया। आपने रियल एस्टेट की बात करी, किसी ने 10 लाख का मकान खरीदा, वो 1 करोड़ का हो गया, फिर उसने 1 करोड़ का बेच दिया, तो 10 लाख किए थे, ऑल ऑफ ए सडन उसको 1 करोड़ आ गए। किसी ने सोना 10,000 रुपये तोला लिया था, आज वो सोना 1,20,000 रुपये तोला है, तो 10 ग्राम है तो एकदम से बढ़ गया। किसी ने कंपाउंडिंग स्कीम किसी में इन्वेस्ट किया था, वो बढ़ बढ़ के अब इतना हो गया। तो SIP करी थी, आपने सुना होगा, SIP आप इतनी करते रहे 30 साल तक, इतने हज़ार की करें वो इतने करोड़ हो जाते। तो एक तो ओवरनाइट अमीर बनने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। मैं जेनजी, आपके फॉलोअर्स सारे जेनजी होंगे और जेनजी वेदा आपका नाम ही है चैनल का, तो मैं कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, आप रातों रात पर मैंने जेनजी ज़्यादातर मिले वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम 2-4 साल में अमीर बनकर और फिर अपना जो हमारी इच्छाएं हैं, घूमना फिरना है, कुछ लेना है, वो हम पूरी करें। और जल्दी, आजकल तो जल्दी रिटायर होने की भी बात करते हैं, 40-45 में रिटायर हो जाएं और उसके बाद ऐश करें, बस काम ना करें। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा ये संभव है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, पर उसके लिए फिर आपको जो पहले के 40 साल हैं वो आपको फिर बहुत ही मेथोडोलॉजिकल तरीके से चलने पड़ेंगे, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको चलना पड़ेगा। आपको बिल्कुल ऐसे चलना पड़ेगा कि आप एक तैयारी से चल रहे हैं और उस तैयारी से चल के आप एक लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं, और बीच में आपको टेम्पटेशंस बहुत आएंगी, आपके सामने अट्रैक्शन बहुत आएंगी कि यहाँ खर्च दो। मान लीजिए किसी के पास 4-5 लाख रुपए सेव हो गया और उसको रहे अब गाड़ी ले लो, कहीं एक फॉरेन ट्रिप कर लो, 4 लाख 5 लाख में हो सकता है। तो टेम्पटेशन, फिर वो क्या करते हैं, वो सारा खर्च देते हैं कि आज तो मौज उड़ा लो, कल देखा। तो ये इस फॉर्मूले से फिर आप अमीर नहीं बन सकते। गुजारा तो चलता रहेगा आपको, क्योंकि आपकी सैलरी या जो भी इनकम है वो तो आ रही है, पर अमीर की डेफिनेशन क्या है? अमीर की डेफिनेशन है कि आपके पास एक वेल्थ होनी चाहिए, आपके पास बैंक बैलेंस फॉर्म में हो, प्रॉपर्टीज के फॉर्म में हो, शेयर्स बहुत सारे हो। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं जो जेनजी के जो सुनने में अच्छा लगेगा, कि जो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, एलन मस्क साहब की बात करें, जेफ बीजोस की बात करें, मार्क ज़ुकरबर्ग की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की बात करें, लैरी पेज की बात करें, जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, भारत में अंबानी साहब हैं, अडानी साहब हैं, इन लोगों की अगर हम बात करें तो ये लोग इनकी आप वेल्थ को अगर डाइसेक्ट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जो वैल्यू, मैं अंबानी साहब या अडानी साहब का लेता हूँ, तो 90% वेल्थ अब है इनकी। अगर आज अंबानी साहब के पास $100 बिलियन है, $110 बिलियन है, जितनी भी है, बदलती रहती रोज़, तो उसमें से 90% उनके शेयर्स हैं, कंपनी अपनी बनाई हुई कंपनी में शेयर्स हैं। तो वो भी तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है। उन्होंने कंपनी बनाई, रिफाइनरी बनाई, उसको लगाया, इतने साल से चल रही है, तो अब उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते, रिलायंस का शेयर 1,500 रुपये का है, उनके पास इतने शेयर, तो वो भी तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है। तो आप इन्वेस्ट करके, आप एसेट्स होल्ड करके आप अमीर बनते हैं। कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है अमीर बनने का। गलत तरीका लगा दे तो अलग बात है, बाकी आप इन्वेस्ट करके ही अमीर बन सकते हैं। जी। तो सर, जैसे आजकल की जनजी की सोच है कि पहले अभी कमा लेते हैं और उसको खर्च भी कर लेते हैं, क्योंकि बाद में पता नहीं बुढ़ापे में ज़िंदगी रही या ना रही, तो वो सेविंग्स करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जबकि जो हमारे फोर फादर्स थे या हमारे फादर्स थे, उनकी सोच है कि पहले अभी सेव कर लेते हैं, बाद में जितना बचेगा बाद में खर्च करेंगे, जो कभी हो ही नहीं पाता पॉसिबल, क्योंकि बूढ़े हो जाते फिर वो खर्च नहीं कर पाते। तो आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी सोच ज़्यादा बेटर है, और आजकल के जनजी को इससे क्या सीखना चाहिए? ये तो बहुत मज़ेदार और अच्छा सवाल है अभय। मुझे लगता है दोनों ही अप्रोच ठीक नहीं है। पहले मैं जो आपने बाद में कही वो बताता हूँ। जो पहले लोगों की सोच थी कि जोड़ते जाओ, सारी उम्र कंजूसी से जीते जाओ जी। और बुढ़ापे में आके हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट होगा। तो मेरा इसमें मानना यह है कि जब जब दांत नहीं रहे तो आपकी गन्ना खाने की इच्छा है, तो आप कैसे खाएंगे? आपके तो दांत ही नहीं है। तो ये एक सांकेतिक एग्जाम्पल, मैंने एक इंडिकेटिव एग्जाम्पल लिया। आई मीन दिस एग्जाम्पल कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो सारी उम्र आपने बिता दी, 60 साल तक आप सैक्रिफाइस करते रहे, कंजूसी करते रहे, तो ज़िंदगी तो बीत गई 60 साल। इंडिया में तो एवरेज एज ही 69 पॉइंट समथिंग है। नहीं।
तो जब आप 70 साल से ऊपर मीडियन एज जिसको हम बोलते हैं जीते ही नहीं, तो फिर 60 साल के बाद आपने अगर 2 3 4 करोड़ जोड़ भी लिया अपने प्रोविडेंट फंड से, अपने एनएससी से, पीपीएफ से, बैंक के फिक्स डिपॉजिट से वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने, तो वो बाद के 10 साल में तो बीमारियां तंग करती हैं। फिर तो ब्लड कहता है मेरा प्रेशर हाई है, हार्ट कहता है मेरी आर्टरीज क्लॉग हो गई हैं, और हाइपरटेंशन और ना जाने क्या क्या बीमारियां लग जाती। और जेंजी वाली अप्रोच पर आते हैं कि आज खा और कल खुदा, कि आज का हम कर लें, कल की देखी जाएगी, आज तो मौज कर लें। मुझे लगता है दोनों ही अप्रोच ठीक नहीं है। वो अप्रोच ठीक नहीं है क्योंकि आपने अपनी जो पीक ऑफ द लाइफ थी वो बिता दी और कंजूसी करते रहे, और आप उस पैसे को आपने कंज्यूम नहीं किया। अब आपको एक मज़ेदार यहाँ पर मैं डेटा देता हूँ जो शायद किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि हमने एक बहुत एक्सटेंसिव सर्वे किया था और उसमें ये डेटा हमें पता लगा कि आप जो भी बचाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर, अब ये सभी व्यूअर्स फॉलोअर्स इसको हाईलाइट करें, इसको नोट करें, इसको याद रखें। आप जो भी पैसा बचाते हैं, आपको हैरानी होगी सुन के, 80% उसमें से आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, आप आगे पास ऑन कर देते हैं। ये मैं जेंजी की बात नहीं कर रहा, जेंजी ने तो अभी ज़्यादा बचाया ही नहीं है, पर मान लीजिए जिसने बचा भी लिया है, तो बचाने के बाद ना एक उसको उस पर पॉजेसिवनेस आ जाती है, इसको रखो संभाल कर रखो, इसको अभी नहीं खर्चो। अब इट गिव्स यू अ नाइस फीलिंग। अब मेरे पास 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, तो खर्च हो तो दिल में दर्द होता है, ज़्यादा खर्च हो तो ऐसा भी आपने देखा होगा। 80% वो पैसा कभी भी वो व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो आगे पास ऑन हो जाता है। कोई भी उसका लीगल एयर, किसी का लीगल एयर नहीं है तो वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है, जो भी होता है। तो मुझे लगता है वो अप्रोच भी, वो जो मैंने आपने बात करी पिछली जनरेशन की, वो भी ठीक नहीं है, ये अप्रोच भी ठीक नहीं। क्योंकि अगर आप सारा का सारा आज खर्च करते जाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि वेल्थ बनाने का तरीका तो है कि आप उसको सेव करिए, तो आप तो सेव ही नहीं कर रहे हैं। तो उधर से आप अमीर भी बनना चाहते हैं, आप आज खर्च करना चाहते हैं, वो दो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। एक तो आप आज सारा एंजॉय करना चाहते हैं, पार्टी, घूमना फिरना, ये। दूसरा, आप अमीर भी बनना चाहते हैं। ये दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो एक तो पूरी हो रही है, वो भी शायद पूरी हो रही क्योंकि इतना पैसा शायद ना आ रहा हो कि आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी, पर दूसरी वाली तो बिल्कुल ही नहीं हो रही। आप अमीर कैसे बनेंगे? तो मुझे लगता है कि बीच की कहीं अप्रोच ठीक है, आप खर्च करें। और हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं फ्रूगल, तो थोड़ा सा फ्रूगल होके चलें, इतना भी नहीं खर्च करें कि कुछ भी बचत ना हो रही हो। बचत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आप कभी भी अमीर बनने की जो मंजिल है उसके नज़दीक नहीं आ पाएंगे। आपको अमीर बनने में देर लग जाएगी, फिर वही बात हो जाएगी। फिर जब आपको लगेगा कि अब मुझे बचाना चाहिए, जब तक 30-35 की उम्र हो जाएगी, 40 की हो जाएगी, फिर आपको लगेगा अब तो बचा लेना चाहिए, बुढ़ापे में कल को क्या होगा, तो फिर आप बचाना शुरू करेंगे, फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे जिस दूसरी जनरेशन की आप बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है एक बैलेंस्ड अप्रोच ठीक है, कितना भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, और थोड़ा सा अगर अपनी कंजम्पशन को, भोग को, अगर उस पर अंकुश भी लगाना पड़ता है, अगर उस पर कंट्रोल लगाना पड़ता है, हफ्ते में 3 बार पार्टी पे जाते हैं, 1 बार कर दीजिए, साल में 5 ट्रिप्स करते हैं, 2 कर दीजिए। मतलब कहीं रोक आपको लगानी पड़ेगी अपने ऊपर, क्योंकि सेव करना है। अगर सेव नहीं किया तो मैं बता चुका हूँ इसके बारे में डिटेल। तो जैसे सर जेनजी को सब लोग कहते हैं कि खुद अपना फाइनेंशियल हेड बनो, खुद अपनी फाइनेंस सीखो, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास हमें जाना चाहिए या हमें खुद फाइनेंस सीख के खुद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए? देखिए, अबे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत पुअर है, बहुत ही ज़्यादा। इंडिया में लोगों को, ये तो छोड़िए, मुझे कॉमर्स के स्टूडेंट्स में मिलते हैं जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी नहीं है, जबकि उन्होंने कॉमर्स में अपनी स्टडी करी है, बीकॉम करी है, क्लास 11-12 में कॉमर्स लिया है, कॉमर्स के कोर्सेज भी किए हैं, तब भी उनके जब अपनी मैनेजमेंट आती है तो उसमें वांटिंग पाए जाते हैं, यानी कि उनको वहाँ ज़रूरत। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, क्योंकि आप ताउम्र, सारी उम्र आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाते रहें, ये तो पॉसिबल नहीं है। आप आज इस शहर में हैं, कल को किसी और शहर में है, फिर कहीं और होंगे, हो सकता है आप ओवरसीज़ चले जाएँ। तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है आजकल वर्चुअल वर्ल्ड है, आप उससे संपर्क में रह सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र को फ्रेंडली मिलता है जो अनबायस्ड है, तो फिर तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जा सकते हैं। पर कोशिश करनी चाहिए कि आप फाइनेंशियली लिटरेट हो जाएं। तो आजकल तो मैं समझता हूँ इन्फॉर्मेशन का भरमार है, आप ऑनलाइन जाएं, AI टूल्स हैं, इंटरनेट पे दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत सारे लेसन्स आते हैं। तो थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी में आपको अपने आप को ट्रेन करने चाहिए। भले ही आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, आपका इंटरेस्ट जर्नलिज्म में है, कहीं भी है, पर फाइनेंशियल लिटरेसी को बहुत ज़रूरी समझा जाना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो आखिर आप काम काज कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? अपनी गुजर करने के लिए, अपनी सेविंग करने के लिए। तो अगर आपको तो मनी मैनेजमेंट ही नहीं आता है
आपको अपने आप को मैनेज करना ही नहीं आता है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर से दूसरा ये आप क्या क्या पूछते रहेंगे, आप क्या क्या पूछेंगे उससे? पूछेंगे कि भाई मैं यहाँ खर्चूं कि नहीं खर्चूं, जी। ये पूछेंगे कि मैं इसमें ये 100 रुपए वाली चाय पीऊँ कि 20 रुपए वाली चाय पीऊँ। ये छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं पूछेंगे ना। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेट जितनी जल्दी व्यक्ति हो जाए उतनी जल्दी उसका फाइनेंशियल गोल भी अचीव होता है। तो जैसे सर फाइनेंशियल एडवाइजर की आपने बात की कि जा सकते हैं, तो एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे ढूंढें? क्योंकि आजकल तो सब लोग अपना प्रमोशन करते हैं, उनको जिसके पैसे मिलते हैं वो उसमें कहेंगे इन्वेस्ट कर लो आप। तो एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे ढूंढें? आपने अच्छी बात कही, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग जो एडवाइस करते हैं वो लोग बायस्ड होती है, उनको जहाँ पर कमीशन ज़्यादा मिलती है, जहाँ पर इंसेंटिव ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पर एडवाइस करते हैं। तो मुझे लगता है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो निष्पक्ष होकर एडवाइस करे, बिल्कुल एक बैलेंस्ड एडवाइस दे। खाली आपको लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र एक ही एसेट क्लास की तरफ बार बार आपको खींचना चाह रहा है, तो आपको फिर शक हो जाना चाहिए कि ये मुझे बैलेंस नहीं मिलेगी। तो बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की, आपके हित में सोचे, उस इन्वेस्टमेंट के हित में ना सोचे, उस एसेट क्लास के हित में ना सोचे कि आजकल ये दूसरा ये भी तो है कि आज मान लीजिए एक एसेट क्लास दौड़ रही है, आपने गोल्ड सिल्वर की बात करी, कल हो सकता है कुछ और दौड़ने, कल हो सकता है शेयर्स दौड़ने लग जाए, परसों हो सकता है रियल एस्टेट दौड़ने लग जाए, फिर उसके बाद हो सकता है म्यूचुअल फंड्स अच्छा करने लग जाए। तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र साहब आपके अगर एक तो वो अप टू डेट बहुत होने चाहिए, उनको मार्केट का हाल कंटेम्प्रेरी पता होना चाहिए कि आज क्या है। दूसरा, अब समय समय के हिसाब से उनको बदलना भी चाहिए कि एक ही अपने वो थॉट में अटके हुए हैं कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट कराओ। अब बैंक के फिक्स डिपॉजिट तो आपको टैक्स काट कूट के 4-5% भी नहीं देते हैं आजकल। तो मुझे लगता है अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र वो है जो एक तो अनबायस्ड हो, दूसरा बैलेंस्ड हो, तीसरा अप टू डेट हो, और चौथा जो आपके बेनिफिट के लिए सोचे। तो आई थिंक इफ़ यू कैन फाइंड समबडी लाइक दैट, नथिंग लाइक इट। ओके सर, तो काफ़ी हमने फाइनेंशियल एडवाइस की बात हुई। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उसके लिए सबसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट क्या होगी? अगर मान लो 10-12 हज़ार रुपये महीने का है, उसे उसको इन्वेस्ट करना है, तो सबसे रिस्क फ्री कि उसे एक भी लॉस ना हो, ये श्योरिटी हो, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? एसआईपी करें या शेयर्स लें या म्यूचुअल फंड्स लें? किस में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा? देखिए, इन्वेस्टमेंट में एक रूल होता है कि जितना बड़ा रिटर्न उतना बड़ा रिस्क, या उल्टा करके बोलूँ मैं, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। आप इसको जैसे मर्जी देखिए, बाद वाला देखें तो बेहतर है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। तो ये डिपेंड करता है अब है रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जेनजी मैंने देखा थोड़ा ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है बैलेंस्ड अप्रोच चलना चाहिए। कुछ फंड्स आपके होने चाहिए जो कि ज़्यादा रिस्क वाले में रहें। तो जैसे कुछ शेयर्स वगैरह में अगर आपकी नॉलेज है, नॉलेज लेके, ऐसे नहीं बिना नॉलेज के नहीं, जब तक तैरना नहीं आए पानी में कूदना नहीं चाहिए। तो पूरी रिसर्च करके अपने आप को ट्रेन करके कुछ शेयर्स में लगाइए, कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, कुछ मैंने अभी गोल्ड सिल्वर की हमने बात करी थी, अगर आपके पास पैसा है तो कुछ एक रियल एस्टेट में भी आप लगा सकते हैं, कोई एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लीजिए आप कुछ। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच मुझे लगता है अच्छी अप्रोच होती एक है। बार अगर आप परसेंटेज वाइज बताएं कि किसमें कितना एलोकेट करना चाहिए, आपका कैसे? ये परसेंटेज बताना अब है बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, कि आप कितना रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। तीसरा डिपेंड करेगा, बहुत ज़रूरी, कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ये इस पे डिपेंड करेगा। और चौथा डिपेंड करेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज़ कितना है। तो ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जिस पर ये परसेंटेज डिसाइड की जा सकती है। तो इसलिए ये पर्सन टू पर्सन अब डिफ़र करता है। तो कोई एक स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है कि मैं, हाँ, गोल्ड सिल्वर की अब हमने बात करी कि भाई आप 20% उसको अपने पोर्टफोलियो का 15-20% उसमें रख सकते हैं। उसके अलावा अच्छा ये भी डिपेंड करता है कि आपको लिक्विडिटी कितनी चाहिए। एक 5वां डायमेंशन भी मैं ऐड करता हूँ कि आपको पैसे की कब ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स को देख रहे हैं या गोल्ड सिल्वर को देख रहे हैं, तो आपको लंबा नज़रिया रखना पड़ेगा। एक और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हम लोग कहावत बोलते हैं जो बहुत पॉपुलर है, फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एनी टाइम इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। और यहाँ लॉन्ग टर्म की जब मैं बात करता हूँ, अभी मैं 5 से 10 साल की बात करता हूँ, बल्कि 15 साल की भी बात करता हूँ। जिन लोगों ने बड़ा पैसा बनाया है कंपाउंडिंग से या और तरीके से, उन्होंने लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई तब तक तो हम जेन जी नहीं रहेंगे, तो हम तो जेन जी से बाहर आ जाएंगे। आप तो 10 साल की बात करते हैं, हम तो किसी और जनरेशन में चले जाएंगे। सो बी इट। आप समय को भागता हुआ तो नहीं रोक सकते, पर इन्वेस्टमेंट के रूल्स भी नहीं रोक सकते आप। इन्वेस्टमेंट के रूल्स तो अपनी जगह रहते हैं।
तो मुझे लगता है कि इन 4-5 फैक्टर्स के आधार पर ये परसेंटेज बनाई जाती है। तो ये डिसीजन हम व्यक्ति विशेष के साथ बैठ के करते हैं। ये पांचों चीज़ें उनसे इंडिविजुअली पूछी जाती हैं। उनकी लिक्विडिटी कैसी चाहिए, उनकी उम्र कितनी है, उनको कितने वक्त के लिए इन्वेस्ट करना है, उनकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, ये सब, फैमिली सिचुएशन कैसी है, क्या ये आपके सरप्लस फंड्स हैं या ये आपके मेन फंड्स हैं। तो बहुत सारे, एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हम लोग एक क्वेश्चनर बनाते हैं। उस क्वेश्चनर को पहले भरवाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तब हम एडवाइस करते हैं कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। पर एक चीज़ पक्का है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। कोई शॉर्ट टर्म तरीका नहीं है। शेयर मार्केट में भी आपने देखा होगा कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, डेरिवेटिव्स होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं उसको। मुझे तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, 10 बजे लिया, 10:30 बजे बेच दिया, 11 बजे लिया, 12 बजे, वो फिर उसमें सट्टेबाजी आ जाती है, वो फिर स्पेकुलेशन है, उसमें आप कभी प्रॉफिट कभी लॉस। और सेबी के तो जो डेटा वो ये कहता है कि जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं उसमें से 89-90% लोग पैसा गंवा देते हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहिए। अगर आपको पैसा बनाना है, अच्छे रिटर्न लेने, तो सोच कर समझ कर करिए, एनालाइज करके करिए और लंबे वक्त के लिए करिए। जैसे आपने बताया ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, तो हम एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जिसको एक 20 साल का कोई है जो जॉब कर रहा है, उसकी इनकम है 50,000 रुपये एंड वो अपनी 50 की उम्र में रिटायर होना चाह रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का होगी। एक लाइव एग्जांपल आप करके बताएं कि कितना कहाँ इन्वेस्ट उसे अभी करना चाहिए। अगर वो 50 क्या, मैं कहता हूँ 40-45 में भी अगर रिटायर होना चाहता है, जो आजकल जेंसी बात करते हैं, तो मुझे लगता है उसको अब ये तो है नहीं सैलरी सारी उम्र 50,000 रहेगी। अभी 20 साल का है, आपने बोला 50,000 कमाता है, तो उसको पहले बात तो जो मैंने रूल बताया कि 20% उसको निकाल देना चाहिए, उसको 40,000 से गुजारा करे। मान ले मेरी सैलरी 40 है, पैसे कहीं जा तो नहीं रहे ना, तो उसको दूसरे अकाउंट में रख के उसको इन्वेस्ट करे, कुछ SIP में करे, कुछ म्यूचुअल फंड में करे, 15 से 20% प्रेशस मेटल्स में, गोल्ड सिल्वर के ETFs ले। और जब थोड़ा पैसा जुड़ जाए तो किसी को घर भी चाहिए होता है, कोई कमर्शियल शॉप मिल जाए कहीं अच्छी जगह पे, वहाँ से रेंटल इनकम, आपको ऑल्टरनेट इनकम बनाने का भी कोशिश करनी चाहिए। कि सैलरी, मान लीजिए कल को नौकरी नहीं रही किसी वजह से, तो आपका, अगर आपने रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी लेके किराए पे चढ़ाई हुई है, वहाँ से आपको किराया आता है, किसी मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आता है। अभी इसमें आपने जो एग्जाम्पल दिया अब है, वो एग्जाम्पल अभी अधूरा है। उसमें हम, जैसा कि मैंने कहा, बैठा के बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। हम तो यहाँ तक भी पूछते हैं कि उनकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने लोग कमाते हैं। मैं ये भी यहाँ तक पूछ लेता हूँ, आप शादी कब करेंगे क्यों भी नहीं करेंगे। इतनी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये आपको मैंने एसेट क्लासेस बता दी जहाँ पर ये जो मैंने पहले बताया कि 20% निकाल के रख दे, ये उन सब में टॉप पर आता है। अगर ये नहीं कर रहे तो फिर बाकी सब एडवाइस बेकार है, सब कुछ बेकार। आपके सारे सवाल ही रिडंडेंट हो जाते हैं अगर कोई व्यक्ति पहले सेविंग नहीं कर। तो इन्वेस्टमेंट से पहले सेविंग्स आती हैं, तो सेविंग करना शुरू करिए। फिर उसके बाद जो मैंने एसेट क्लासेस बताई, उन एसेट क्लासेस को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सर जैसे 40 की उम्र में अगर किसी को या 45 की उम्र में रिटायर होना है, तो कितनी उसके पास सेविंग्स होनी चाहिए कि वो रिटायर हो सकता है? हाँ, ये आज तो के टाइम में अगर बात करें। ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है। मैंने अभी जिस एक जनरल इंसाइट, मुझे एक रिक्शा चालक मिला। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबके ऑक्यूपेशन का और प्रोफेशन का सम्मान करता हूँ। मेरे लिए, मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति बड़ा छोटा पैसे से होता है। तो मुझे एक रिक्शा वाला मिला, उसके पास मैंने उससे बातचीत हुई, मेरी उससे थोड़ी दोस्ती वाली बातचीत हो गई। उसके पास 20,000 रुपये थे। मैंने पूछा आपके पास कितनी जमा पूंजी? कहता साहब 20,000 रुपये हैं। और मैं उसके साथ पूरा दिन रहा, कहीं मैंने हायर किया था। वो दिन में 20-25 बार जोर जोर से हंसा बातों पे। कोई बात होती थी, मेरे भी थोड़ी हंसी मजाक की आदत है, उसकी भी थी, बड़े हंसे, 20 बार हंसा बहुत। मैंने कहा, आप, कहता मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने कहा आप अपने आप को गरीब मानते हो? कहता नहीं साहब, मेरे पास 20,000 रुपये हैं, मुझे लगता है मेरे को कोई दिक्कत आई तो मैं इसमें गुजारा कर लूँगा। वो खुश था, सेटिस्फाइड था। एक और व्यक्ति मुझे मिला, उसके पास 5 लाख थे, उसको हंसे हुए 5 साल हो गए थे, दुखी था, गरीबी, सारा दिन वो बात करता था कि पैसा नहीं है, क्या 5 लाख रुपए में क्या है, बाथरूम भी नहीं खरीद सकते, टॉयलेट भी नहीं खरीद सकते, मेरे पास घर नहीं है। तो ये एक बहुत सब्जेक्टिव है कि आपको कितने पैसे चाहिए। मैंने अब लोगों को 1 करोड़ रुपए में भी रिटायरमेंट पर खुश रहते देखा है, और मैंने 20 करोड़ वाले को भी सारा दिन रोते हुए देखा है। कभी कोई दिक्कत है, कभी कोई दिक्कत है, कभी कोई फैमिली परेशान करी। तो ये एक बहुत रिलेटिव और सब्जेक्टिव इशू है कितना पैसा चाहिए। पर इंडिया की अगर हम बात करें Tier 2 सिटी की, तो मुझे लगता है अगर आपके पास 2-3-4 करोड़ रुपए हैं रिटायरमेंट पर, तो आप उसमें अच्छा गुजारा कर सकते हैं। क्योंकि उस पर अगर आप सेफ रिटर्न भी चलें 6% 7% की, तो आपको
आपको करीब लाख रुपए महीने का रिटर्न उस पे आ जाएगा। थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट भी करें 50,000 से 1 लाख रुपए, उसमें आप गुजारा कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ज़रूरतों पर डिपेंड करता है, लाइफस्टाइल पर डिफर करता है। कोई व्यक्ति हैं जिनको 60 साल में क्लब हाउस भी चाहिए, उनको रोज़ घूमना भी है, उनको पैसे ज़्यादा चाहिए। कोई व्यक्ति है आराम से अपना सीधी सादी ज़िंदगी जीता है, उसको 30-40 हज़ार रुपये में गुजारा हो जाता है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव सवाल है। अब इसका बहुत ही कठिन है जवाब देना इस तरीके से। सर जैसे हमारे पास टाइम की कमी हो रही है, तो एक आखिरी थॉट जो आप जेन जी को देना चाहें फाइनेंशियल से रिलेटेड, वो मुझे लगता है मैंने अभी जितनी बातचीत करी आपसे उसमें मैंने कोशिश करी जवाब देने की, पर फिर भी मैं यही कहूँगा जेनजी से कि ये जो आज खा और कल खुदा वाला एटीट्यूड है, नहीं रखना चाहिए। आपको सेविंग करना चाहिए। मैं ये इस बात को मानता हूँ कि जेनजी की ज़रूरतें पिछली जनरेशन से डिफरेंट हैं। उनको घूमना फिरना ज़्यादा चाहिए, उनको उनको मौज मस्ती चाहिए, उनको एन्जॉयमेंट के संसाधन बढ़ गए हैं पहले जो थे। तो वो सब करिए, पर साथ में सेविंग्स को हमेशा ध्यान में रखिए। और मैं ये तो नहीं मानूंगा अगर आप मेरे से कहें कि मैं अमीर नहीं बनना चाहता या चाहती, ये तो मैं मानूंगा नहीं। तो अब ये तो मैं पहले मान के चल रहा हूँ कि आप अमीर बनना चाहते हैं और चाहती हैं, तो इसलिए सेविंग्स करेंगे तो वो सपने तक आप पहुँच पाएंगे। कब पहुँचेंगे ये पर्सन टू पर्सन डिफर करें। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। आपने 2026 में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ कहाँ करें, क्या किस जगह सेफ हो सकता है, इस सब पर काफ़ी अच्छे डिटेल में बताया। आई होप कि अगर कोई इस पॉडकास्ट को सुन रहा होगा तो उसे बहुत ही क्लैरिटी मिली होगी, और 2026 में अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा होगा तो उसे भी क्लैरिटी मिली होगी कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर, थैंक यू।